जी मुबशर भाई, देखिए बहुत सारे आपने सवालात उठाए हैं और जावेद साहब ने तो जो माशरती रवैये हैं बिलअमूम हमारे, और इवन पैराडाइम भी जो है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के बारे में आपने देखा होगा कि मतवातिर ये इस तरह के रिपोर्टिंग भी हो रही है और लोग कंसर्न भी कर रहे हैं, आपकी बात भी होगी कि नए जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक हमारी आधी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। पिछले कई सालों से ये मामला चल रहा था और उसकी एक बुनियादी वजह है कि शरह तरक्की जो है वो एक तो ज़ीरो या नेगेटिव में रही है पहले, और अब वो कहीं जाके 3%, 3.5% के करीब पहुंची है। लेकिन वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में जिस तरह से आबादी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है और रोज़गार के लिए नौजवान लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आपको 7 से 8% कम से कम ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे पड़ोस हिंदुस्तान का यही ग्रोथ रेट है। चीन का आपके सामने ही है, पिछले 30-40 साल से उनकी हाई ग्रोथ की वजह से गुर्बत में भी कमी हुई है बहुत, बल्कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसका तो खात्मा हो गया है चीन में। दुनिया का सबसे बड़ा जिसे कहा जाता है हालिया तारीख का मोजज़ा ये है कि 800 मिलियन लोगों को चीन ने गुर्बत से निकाल कर बाहर ले आया है। तो उसकी एक ही चीज़ है और वो है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ या माशी तरक्की हो। अब उसमें क्या चीज़ रुकावट है सबसे बड़ी, जो उसमें जो हमें माशियात बताती है, और कि उसके लिए आपको सरमायाकारी चाहिए होती है, सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट जैसे कहते हैं। और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ज़रूरी होती है, लेकिन जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में। वो बल्कि अपना पैसा बाहर, आपको आप इसके ऊपर खुद भी बात करते रहे हैं कि दुबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं और बाहर सरमाया मुंतकिल हो जाता है, या पहले बैरून मुल्क ले गए, पाकिस्तान में नहीं लगाते। और क्यों नहीं लगाते, यही सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है हुकूमत के लिए और हमारे माशी प्लानर्स के लिए, वो है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हमने पिछले कई सालों से आईएमएफ के प्रोग्राम जो है उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, जिसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम, जिसमें कि एक जो अहम जो नुक्ता ये होता है कि आपने जो सरकारी स्पेंडिंग है उसको लिमिट करना है और बजट का खसारा बढ़ने नहीं देना, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाने हैं ताकि बजट का जो डेफिसिट है, ये खसारा है जो है वो कम हो जाए। अब टैक्सेस की जो शरह है, हमारे जो सारे इन्वेस्टर्स से बात कर लीजिए, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, वो सब उसके ऊपर नाला है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। एक तो ये बात है। और दूसरी इसमें अहम नुक्ता ये है कि जो हमारे यहाँ जो जिसे कहा जाता है बैरियर्स टू डूइंग बिजनेस, यानी कि यहाँ पर किसी ने छोटा सा कोई कारोबार भी स्टार्ट करना हो तो उसको 8-10 परमिट्स और मुख्तलिफ सरकारी महकमों से के जंजाल से गुजरना पड़ता है, हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। तो उससे जो रिटर्न आना होता है वो नहीं मिलता सरमायाकार को, छोटा बड़ा मीडियम साइज जो भी है। तो ये मामला सबको पता है। अब ये हुकूमत भी जानती है, ये इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, ये पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी जानती है, लेकिन मसला ये है कि इनको एड्रेस करने के लिए जो आपने इनकॉम्पिटेंस की बात की है, वो मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे रही उस तरह से टॉप के लेवल के ऊपर, जो इन रोड ब्लॉक्स को रिमूव कर सके। एसआईएफसी के साथ भी यही हो रहा है, बहुत बुलंदोबांद दावों के साथ उसको कायम किया गया था, और मां सिवाय इक्का दुक्का कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ और नहीं आ सका जिसकी कि तवक्को की जा रही थी। और उसमें बुनियादी वजह यह है कि जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है और उसमें जो रेड टेपिज्म है, वो खाली एसआईएफसी से तो नहीं होगा, वो तो आपको उसके लिए पूरी जो हुकूमती मशीनरी है उसको अपना जैसे जावेद चौधरी साहब कह रहे थे, अपना एटीट्यूड टू प्रोग्रेस बदलना होगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखें ना, हर अफसर डरता है कि किसी फाइल पे साइन करेगा, कल को नैब उसको उठा के ले जाएगी। सियासतदान जो है वो उसके खिलाफ इतनी तनकीदी महाज होते हैं, जो वो कोई अंडर पास या मेट्रो बस या उसको जंगला बस कह देते हैं, या वो जी बीआरटी जो बन जाती है तो उसके ऊपर एक पूरी तनकीद का जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक पूरा माहौल बना हुआ है जिसमें कि तरक्की नहीं हो पा रही, और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह से रोजगार मुहैया किए जाएं। मैं समझता हूं, और खुसूसन अगर जो आदाद शुमार देखें जो नए अभी आए हैं इस साल, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो नौजवानों की बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है। तकरीबन आधे से ज़्यादा नौजवान जो हैं पाकिस्तान में, जिनको हम हर वक्त यूथ यूथ और यूथ बल्ज कहते हैं, वो उनके पास रोजगार ही नहीं है, और कईयों के पास तालीम भी नहीं है।
تو یہ ایک اس طرح کے معاملات ہیں جن کے اوپر بڑی جافشانی سے اور بڑی گہرائی سے کام کرنا پڑے گا حکومتی عہدیداروں کو بھی، اور موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے، ورنہ یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو پھر یہ جو ہے نظام کو بھی خطرہ ہوگا جب لوگ کل بلائیں گے اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جاوید چودھری صاحب، میں ذرا سے ایک ٹرکی سوال کرنے والا ہوں، اور میں برملا کہہ رہا ہوں ٹرکی ہے. میں چند افراد کے نام صرف اپنے ریفرنس کے لیے لے رہا ہوں، ناٹ کہ میں ان افراد پہ میں مزید گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں ریفرنس کے لیے لے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑا کون تھا جی؟ ملک ریاض. ملک ریاض کہاں ہے جی؟ زیر عتاب ہے. شوگر میں کون سب سے بڑا تھا جی؟ جہانگیر خان ترین. جہانگیر خان ترین کہاں ہے جی؟ زیر عتاب ہے، اتنے پرچے، ایف آئی اے انکوائری فلاں. میڈیا میں سب سے بڑا کون ہے جی؟ میر شکیل الرحمان. میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا جی؟ زیر عتاب. نیب نے غیر قانونی طور پہ پکڑ لیا، 9 مہینے اندر رکھا. اسی طرح فارماسیوٹیکل میں کیا ہوا جی؟ ایفروز فارما زیر عتاب. آئسوٹیپ بنانے کے لیے پی آئی سی کو دینے کے لیے جی فیکٹریاں بند، سب کچھ بند، اور وہ 6 ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کا کوئی والی وارث نہیں. جب اپنے ہر میڈیا کے ہیڈز، اپنے ہر بزنس کے ہیڈ کو آپ ایک عبرت کا نشانہ بنا لیتے ہیں، تو میں اگر لوکل بزنس مین ہوں، میں کیوں پیسے نکالوں آپ کے کہنے پہ؟ اچھا، 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک تو داد و شمار ہیں، اس میں مبشر صاحب. دوسری مثال جو ہے نا پرسنل ہے، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پاکستان کے جو ٹاپ 50 بزنس مین ہیں، میں پاکستان کے ٹاپ 50 بزنس مین جو سارے کے سارے کھرب پتی ہوں گے، آپ صرف اور صرف ان کا پروفائل چیک کروا لیں. ان سب کے بچے ملک سے باہر ہیں، یہ خود بھی باہر ہیں. یعنی ان کا جو اصل گھر ہے وہ پاکستان نہیں ہے، یہ یا دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، یا امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یورپ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا ایک ٹرسٹ ہوگا لوگوں کا، کہ جو لوگ یہاں سے کما رہے ہیں، جن کی نسلوں نے یہاں پہ کمایا ہے، وہ یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، یا انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں نہیں رکھا ہوا. آپ کراچی کے بزنس مینوں کو دیکھ لیں، چند ایسے بزنس مین ہیں، مثلا زیادہ نہیں، چلیں ایک درجن ہوں گے، 2 درجن ایسے ہوں گے، جو مبشر صاحب ہفتے میں 5 دن دبئی سے آتے ہیں. ان کی فیملی دبئی میں رہتی ہے، خود بھی وہ دبئی میں رہتے ہیں، اور وہ صبح کی فلائٹ سے کراچی آتے ہیں، یہاں پہ سارا دن کام کرتے ہیں، شام کی فلائٹ سے وہ واپس دبئی چلے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اوپر آپ کے اپنے لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، جب آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے، جب وہ اپنے ملک میں خود کو محفوظ نہیں سمجھے گا یا اپنے سرمایہ کو محفوظ نہیں سمجھے گا، تو پھر آپ باہر سے کس کو بلائیں گے؟